हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीपीसी के प्रश्नों को देखेंगे, हल करेंगे और यह इस श्रेणी का चौथा वीडियो होगा, अर्थात जो इस सीरीज चल रही है सीपीसी की, इसका यह चौथा पार्ट है और इसमें हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले के प्रश्नों को हमने जो है 150 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि हमारे चैनल विधिकारी पर उपलब्ध हैं। वो 3 वीडियो वहाँ पर उपलब्ध है, आप वहाँ से इनके देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और आगे के प्रश्नों को हम निरंतर लाते रहेंगे आपके समक्ष। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी जो वीडियो हैं आपको मिलते रहें। इसके अलावा जो है दोस्तों, और भी जो जितने भी मेजर एक्ट हैं, माइनर एक्ट हैं, वो पीसीएसजे के एपीओ के एग्ज़ाम से संबंधित, उनके संबंधित जो भी वीडियो हैं चैनल पर उपलब्ध हैं, आप उसको देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है यहाँ पर बनाए जा सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो इसमें है कि गलत कथन को निर्दिष्ट कीजिए। तो पहला विकल्प है कि एक संसद सदस्य को न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए कोई छूट प्राप्त नहीं है। तो यह जो है विकल्प यही सही नहीं है, क्योंकि एक संसद सदस्य है, उसको न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने के लिए छूट प्रदान की जा सकती है। नेक्स्ट है, वे सभी आदेश एवं सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए या उसे जो दी जाए लिखित रूप में होंगी। तो ऐसा जो प्रावधान है वह सीपीसी के किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह प्रावधान जो है सीपीसी के अंतर्गत धारा 142 के अंतर्गत दिया गया है और 142 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि वे सभी आदेश और सूचनाएं जिनकी तामील इस संहिता के अधीन किसी व्यक्ति पर की जाए उसे लिखित रूप में दी जाएंगी और वह जो है लिखित रूप में होंगी। नेक्स्ट है, सीपीसी की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रत्यास्थापन का सिद्धांत सम्मिलित करती है या प्रत्यास्थापन के बारे में प्रावधान जो है धारा 144 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा जो है 134 के अंतर्गत डिक्री के निष्पादन में की जाने से अन्यथा जो गिरफ्तारी के बारे में प्रावधान किया गया है। 148A के अंतर्गत कैविएट के बारे में प्रावधान किया गया है, कैविएट, और 151 के अंतर्गत न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, कैविएट दायर करने के अधिकार प्रावधानित हैं। तो कैविएट दायर करने के अधिकार जो है वह किस धारा के अंतर्गत प्रावधानित हैं? तो यह जो अधिकार है धारा 148A के अंतर्गत जो है प्रावधानित है। तो अगर कोई कैविएट दायर किया जाता है तो एक बार वह अगर दायर जारी किया गया तो वह 90 दिन तक वह प्रभाव में रहता है। नेक्स्ट है, सीपीसी के अंतर्गत दायर कैविएट कितने दिनों तक प्रभावी रहता है? तो यह 90 दिनों तक प्रभावी रहता है। नेक्स्ट है, सीपीसी की किस धारा में अदालत की अंतर्निहित शक्तियाँ वर्णित हैं? तो न्यायालय की जो अंतर्निहित शक्तियाँ हैं उसके बारे में प्रावधान धारा 151 के अंतर्गत दिया गया है सीपीसी में, और यह जो अधिकार है वह सभी न्यायालयों को प्रदान किया गया है और इसमें जो है न्याय के उद्देश्यों के लिए जो है न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। लेकिन सीआरपीसी को अगर देखेंगे तो वहाँ तक धारा 482 के अंतर्गत जो अंतर्निहित शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है, तो यह जो शक्ति है सीआरपीसी में या दांडिक मामलों में केवल हाई कोर्ट को प्राप्त होती है, लेकिन सीपीसी के अंतर्गत यह जो धारा 151 में दिया गया है यह सभी मामलों में या सभी न्यायालयों को प्राप्त है। इसके अलावा धारा 148 के अंतर्गत जो है यह जो है समय का बढ़ाया जाना, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। और जब न्यायालय जो है समय बढ़ाता है किसी मामले में तो वह कुल मिलाकर जो है 30 दिन के लिए किसी मामले में समय बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है, सीपीसी की धारा 151 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? तो यह जो है किसी भी न्यायालय के द्वारा यह अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दीवानी न्यायालय की निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो 151 के अंतर्गत जो अंतर्निहित शक्तियाँ दी गई हैं तो वहाँ पर उसका जो उपयोग है वह न्याय के उद्देश्यों को पाने के लिए, आदेश पारित करने के लिए और न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। तो इस प्रकार से इन दोनों ही कार्यों के लिए, दोनों ही प्रयोजनों के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस केस में यह निर्धारित किया गया कि अंतर्निहित अधिकार न्यायालय को प्रदान नहीं किया जाता है, बल्कि यह जो शक्ति है वह न्यायालय के अंतर्गत अंतर्निहित होती है? तो यह जो कथन है वह मनोहर लाल बनाम सेठ हीरा लाल के केस में दिया गया था। इसमें कहा गया कि धारा 151 के अंतर्गत जो अंतर्निहित अधिकार है वह किसी न्यायालय को प्रदान नहीं किया जाता, बल्कि यह शक्ति जो है वह न्यायालय में ही अंतर्निहित है।
नेक्स्ट है दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 152 न्यायालयों को निर्णय, डिक्री या आदेशों के संशोधन की शक्ति प्रदान करती है जो कि संबंधित हो। तो धारा 152 को देखेंगे तो इसमें निर्णय, डिक्री या आदेशों के संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो ऐसा जो संशोधन हो सकता है वह लेखन या गणित संबंधी भूल है या कोई आकस्मिक भूल है। तो अगर इस प्रकार की भूल होती है तभी उसमें संशोधन किया जा सकेगा, अन्यथा नहीं किया जा सकेगा। तो लेखन संबंधी, गणित संबंधी या आकस्मिक कोई भूल है तो उस या लोप है कोई, तो उसमें ही जो है संशोधन किया जा सकेगा। नेक्स्ट है सीपीसी की निम्नलिखित किस धारा में खुले न्यायालय में विचारण का प्रावधान किया गया है, अर्थात किस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि विचारण के स्थान खुले न्यायालय समझे जाएंगे। तो ऐसा जो प्रावधान है धारा 153 बी के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सीपीसी की धाराएं संशोधित की जा सकती हैं, अर्थात सीपीसी की जो धाराओं में संशोधन है वह किसके द्वारा किया जा सकता है। तो धाराओं में जो संशोधन है वह संसद के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता की आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत एक प्रतिनिधिवाद संस्थित करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो आदेश 1 नियम 8 को देखेंगे तो इसके अंतर्गत एक व्यक्ति अन्य लोगों की तरफ से जो है वाद दाखिल करता है। तो इसके अंतर्गत जब अन्य प्रतिनिधियों की तरफ से या अन्य लोगों की तरफ से कोई व्यक्ति वाद संस्थित करता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो बात आवश्यक नहीं होती है, तो जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है उसकी लिखित रूप में अनुमति लेना यही आवश्यक नहीं होता है। और प्रतिनिधिवाद के बारे में जो प्रावधान है यह आदेश 1 और रूल 8 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिनिधिवाद वर्णित है। तो प्रतिनिधिवाद जो है आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट है दीवानी प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक ही हित के लिए एक व्यक्ति सबकी ओर से वाद संस्थित कर सकता है या बचाव कर सकता है। तो यह प्रावधान जो है आदेश 1 नियम 8 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सीपीसी के अंतर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है तो यह मामला क्या कहलाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति जो कि एक आवश्यक पक्षकार है उसे जो है पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है तो उस मामले को असंयोजन कहा जाएगा। असंयोजन से तात्पर्य है कि किसी आवश्यक पक्षकार को संयोजित ही न किया जाए या उसमें शामिल ही न किया जाए। और कुसंयोजन से तात्पर्य है कि किसी गलत व्यक्ति को पक्षकार के रूप में संयोजित कर दिया जाता है तो वह जो है कुसंयोजन का मामला कहलाता है। और कुसंयोजन और असंयोजन के बारे में प्रावधान जो है वह आदेश 1 रूल 9 के अंतर्गत दिया गया है, अर्थात आदेश 1 नियम 9 के अंतर्गत दिया गया है। और 9 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन और असंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक वह उन पक्षकारों के अधिकारों के और हितों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50,000 के वार्षिक भाटक पर एक परिसर ब को किराए पर देता है और पिछले वर्ष में 2014 में 15, 16 और 17 का किराया या भाटक बकाया है और उसका भुगतान नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अ जो है वह केवल 2014 और 2015 के बकाया भाटक के लिए 2018 में ब के विरुद्ध वाद लाता है। तो अर्थात यहाँ तो 4 साल का उसके पास जो है उसका बकाया है, लेकिन वह जो प्रारंभ के 2 वर्ष हैं अर्थात 2014 और 2015 का जो किराया है उसी के बकाये के लिए वसूली के लिए वाद लाता है। तो यहाँ पर जो है स्थिति क्या होगी। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वह आदेश 2 नियम 2 के खंड 2 के अंतर्गत दिया गया है। तो इसको देखेंगे तो इसमें यह बताया गया है कि जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे से त्याग देता है तो वहां जो पश्चातवर्ती अवसर पर वह इस प्रकार से त्यागे गए या लोप किए गए भाग के बारे में अलग से वाद नहीं ला सकेगा। तो यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प सही होगा कि वह बाद में पृथकवाद द्वारा 2016 और 2017 जिसका जो है वह वाद लाने के लिए लोप कर दिया है वह उसके बकाया के लिए जो है वाद नहीं ला सकता है। और इस पर जो है यह विवक्षित प्रांग न्याय का सिद्धांत जो है यहाँ पर लागू होगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा अधिवक्ता पर प्रक्रिया की तामील से संबंधित है, अर्थात अधिवक्ता पर समन की तामील के बारे में प्रावधान जो है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है। तो अधिवक्ता पर समन की तामील के बारे में जो प्रावधान है वह आदेश 3 में नियम 5 के अंतर्गत दिया गया है। तो आदेश 3 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त अधिवक्ता और प्लीडर के संबंध में प्रावधान किया गया है। अधिवक्ता और प्लीडर, तो इसके बारे में प्रावधान जो है ये आदेश भी पूछ सकता है कि इसके बारे में जो प्रावधान है वह कहाँ दिया गया है, तो आदेश 3 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, दीवानी विधि के अंतर्गत बाहुल्यपूर्णता शब्दावली से क्या अभिप्राय है। तो बाहुल्यपूर्णता जो शब्दावली है इसका तात्पर्य है कि वाद हेतुकों और जो पक्षकार हैं उनका कुसंयोजन, तो उसे ही वाद बाहुल्यतापूर्ण कहा जाता है। नेक्स्ट है, सीपीसी के आदेश 4 नियम 1 के उपनियम 1 के अनुसार एक वाद तब संस्थित होता है जबकि वाद पत्र को 2 प्रतियों में न्यायालय में जो है प्रस्तुत किया जाता है। तो वाद संस्थित करने के बारे में जो प्रावधान है वह आदेश 4 के अंतर्गत दिया गया है और इसमें जो है यह बताया गया है कि हर वाद जो है न्यायालय को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को 2 प्रतियों में वादपत्र उपस्थित करके ही संस्थित किया जाएगा। तो यह 2 प्रतियों में संस्थित करने के बारे में जो प्रावधान है वह प्रारंभ से नहीं था, बल्कि यह जो है 1999 के जो संशोधन था सीपीसी का, इसके तहत इसे जोड़ा गया है। और कई बार यह जो है पूछ लिया गया है कि वाद 2 प्रतियों में संस्थित किया जाएगा, यह जो प्रावधान है वह किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, सीपीसी के अंतर्गत औपचारिक रूप से समन की तामील के पश्चात कितने समय के भीतर लिखित कथन पेश किया जाना आवश्यक है। तो समन की तामील के बारे में जो प्रावधान है, समन निकाला जाना और उसकी तामील, तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आदेश 5 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जब कोई समन की तामील कर दी गई है तो वहाँ पर उस तामील होने की तारीख से 30 दिन के भीतर जो है जो प्रतिवादी है उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर के अपना लिखित कथन पेश करना आवश्यक है। नेक्स्ट है, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत वाद पत्र की प्रतिलिपि को तो प्रत्येक समन के साथ जोड़ना आवश्यक है। तो यह जो है प्रत्येक समन के साथ जोड़ा जाना आवश्यक है। और इसके बारे में जो प्रावधान है आदेश 5 नियम ऑर्डर 5 रूल 2 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 नियम 9 खंड 3 के अनुसार प्रतिवादी पर समन तामीली का खर्च निम्नलिखित में से किसको वहन करना होगा। तो आदेश 5 नियम 9 के खंड 3 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई समन जारी किया जाता है तो उस समन की जो तामीली का खर्च है उसे वादी को वहन करना होता है। नेक्स्ट है, जहां किसी वाद में प्रतिवादी अपने निवास स्थान से अनुपस्थित है और युक्त समय के भीतर उसके निवास स्थान पर पाए जाने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां पर समन की तामील किसके ऊपर की जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो समन की तामील होगी वह उसके सेवक पर नहीं की जा सकेगी, अवयस्क पुत्र पर नहीं की जा सकती, लेकिन जो वयस्क पुत्री है उस पर उसकी जो तामील है वह की जा सकेगी। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह आदेश 5 के नियम 15 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जहां प्रतिवादी जो है जिस पर तामील की जानी है वह नहीं मिलता है तो उसके किसी जो कुटुंब के किसी वयस्क सदस्य पर, वयस्क सदस्य चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, तो इनमें से किसी भी, दोनों में से किसी में भी उसकी तामील की जा सकेगी। लेकिन जब दांडिक मामले में अर्थात सीआरपीसी के अंतर्गत देखेंगे तो ऐसी जो तामीली है वह केवल जो है पुरुष पर ही की जा सकती है, स्त्री पर नहीं, अर्थात उसकी पुत्री के ऊपर नहीं की जाएगी। और जो सीआरपीसी का प्रोविज़न है उसमें जो है धारा 64 के अंतर्गत यह प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवादी पर दस्ती समन तामील करने के लिए वादी को दिया जा सकता है। तो ऐसा जो समन है वह कब दिया जा सकता है,
तो दस्ती समन तामील से तात्पर्य है कि यहाँ पर न्यायालय जो है खुद प्रतिवादी पर समन तामील न करा करके वह वादी को जो है समन को दे देता है और समन की जो प्रति है वह प्रतिवादी के ऊपर ले जाके उसे तामीली कराता है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह सीपीसी के आदेश 5 नियम 9A के अंतर्गत अर्थात 9 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है प्रतिवादियों को प्रतिस्थापित समन की तामील का उपबंध यह किस प्रावधान के अंतर्गत किया गया है। तो प्रतिस्थापित तामील का जो उपबंध है यह आदेश 5 नियम 20 के अंतर्गत किया गया है। इसके अनुसार जबकि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि जो प्रतिवादी है उस पर अन्य प्रकार से समन की तामील नहीं कराई जा सकती है, या जो प्रतिवादी है वह न्यायालय में आने से बचता है या अन्य कारण से जैसा भी वो उचित समझे, तो वह क्या करेगा कि जो समन की तामीली करने के लिए उस समन की एक प्रति को न्याय सदन के किसी सहजदृश्य स्थान पर उसको चिपकवा सकता है, अर्थात न्यायालय के बाहर उसको चस्पा करा सकता है, या जहां प्रतिवादी जो है निवास करता है उसके घर के आसपास उसको जो है सहजदृश्य स्थान पर उसको चिपकवा सकता है, या उसे दैनिक जो समाचार पत्र हैं उसमें उसके प्रकाशित करा करके, तो इन माध्यमों से जो है वह समन की तामील करा सकता है। और जब वह इस प्रकार से कार्य कर देगा कि न्यायालय के बाहर, उसके घर के बाहर या समाचार पत्र में जब उसको प्रकाशित कर देता है, तो ऐसा करने के बाद यह मान लिया जाएगा कि जो प्रतिवादी है उस पर समन की जो तामील है वह हो चुकी है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत यदि न्यायालय की राय में प्रतिवादी सम्मान के योग्य है तब समन के स्थान पर उसे किस चीज़ से प्रतिस्थापित किया जाएगा। तो आदेश 5 नियम 30 के अंतर्गत, आदेश 5 रूल 30 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अगर जो प्रतिवादी है वह सम्मान के योग्य है और उसके ऊपर जो है समन की तामील नहीं कराई जानी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर न्यायालय उस पर जो है समन के बदले में पत्र को जो है प्रतिस्थापित कर सकता है, अर्थात उसको पत्र भेज करके उसे बता सकता है कि आपको किसी दावे के उत्तर के लिए आना होगा। नेक्स्ट है अभिवचन में क्या शामिल है। तो अभिवचन अर्थात प्लीडिंग जो है, प्लीडिंग के बारे में प्रावधान जो है आदेश 6 के अंतर्गत दिया गया है। और आदेश 6 के नियम 1 में यह बताया गया है कि अभिवचन से तात्पर्य वाद पत्र या लिखित कथन जो है आता है। तो वाद पत्र और लिखित कथन ये जो दोनों हैं यह अभिवचन के अंतर्गत शामिल हैं। अब वाद पत्र के बारे में जो प्रावधान है आदेश 7 के अंतर्गत और लिखित कथन के बारे में प्रावधान आदेश 8 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है अभिवचन को परिभाषित किया गया है। तो अभिवचन को जो है परिभाषित किया गया है किस प्रावधान के अंतर्गत या किस धारा के अंतर्गत। तो अभिवचन की परिभाषा जो है आदेश 6 के नियम 1 में दिया गया है। और क्या परिभाषा है कि अभिवचन से तात्पर्य वाद पत्र या लिखित कथन से है। नेक्स्ट है सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 2 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अभिवचन के मूल नियम है। तो आदेश 6 नियम 2 के अंतर्गत यह बताया गया है कि प्रत्येक अभिवचन में केवल तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए, न कि विधि का। यह सही है। दूसरा है कि इसमें केवल सारभूत तथ्यों का ही उल्लेख किया जाना चाहिए, यह भी सही है। और तीसरा है कि इसमें तथ्यों को संक्षिप्त रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आदेश 6 नियम 2 के अंतर्गत यह जो है अभिवचन के सामान्य जो नियम बताए गए हैं ये 3 नियम बताए गए हैं। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि अभिवचन आवश्यकता अनुसार पैरा में विभक्त किया जाएगा और उस पर यथा क्रम के अनुसार उस पर संख्यांकित किया जाएगा। अभिवचन में तारीखें जो लिखी जाएंगी और राशियां जो लिखी जाएंगी वह संख्याओं में और अंकों में, यह दोनों में भी लिखी जाएंगी, अर्थात शब्द में और अंक में दोनों में यह अभिव्यक्त की जाएंगी। नेक्स्ट है अभिवचन अवश्य ही हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो आदेश 6 रूल 14 के अनुसार अभिवचन में जो है पक्षकार के द्वारा और उसके प्लीडर के द्वारा, इन दोनों के द्वारा उसे हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। नेक्स्ट है सीपीसी के अधीन अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है। तो किस उद्देश्य से अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है। तो विवाद के वास्तविक प्रश्न के जो है निस्तारण के लिए या अवधारण के लिए जो है अभिवचन में संशोधन किया जा सकता है। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वह आदेश 6 के नियम 17 के अंतर्गत बताया गया है। आदेश 6 नियम 15 के अंतर्गत जो है सत्यापन के बारे में बताया गया है। नियम 16 के अंतर्गत
अभिवचनों को काट दिया जाना, अर्थात जो तुच्छ प्रकृति के हैं या तंग करने वाले हैं या अस्पष्ट हैं या न्यायालय की प्रक्रिया का जो है उसमें दुरुपयोग होता है, तो उसको काट दिए जाने के बारे में प्रावधान किया गया है। और नियम 17 के अंतर्गत अभिवचनों के संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है। और नियम 18 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब इस प्रकार से संशोधन का आदेश दिया जाता है तो उसे 14 दिन के अंतर उसे संशोधित कर दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूछा है कि अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है, तो विवाद के वास्तविक प्रश्न के अवधारण के लिए इसका जो है संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है अभिवचनों में संशोधन संबंधित है। तो संशोधन हमने देखा है कि आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत अभिवचनों में संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीपीसी के अंतर्गत अभिवचन में संशोधन किया जा सकता है। तो जैसा कि आदेश 6 नियम 17 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि न्यायालय जो है कार्यवाहियों के किसी भी प्रकरण पर किसी भी पक्ष जो है संशोधन को कर सकता है। तो अर्थात उसमें प्रथम अपील, विचारण न्यायालय, द्वितीय अपील न्यायालय, तो अर्थात इनमें से किसी भी स्तर पर इसका संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट है जहां संशोधन समाहित करने हेतु आदेश में कोई समय पर सीमित नहीं किया गया है, तो वहां पर जो संशोधन है वह कितने आदेश की तारीख से कितने समय के अंदर किया जा सकेगा। तो जैसा कि हमने देखा कि आदेश 6 के रूल 18 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जबकि आदेश 6 के नियम 17 के अंतर्गत संशोधन का आदेश दिया जाता है, तो ऐसा जो संशोधन होगा वह 14 दिन के भीतर जो है उसको संशोधन कर दिया जाएगा। और इस समय को बढ़ाया भी जा सकता है। तो यह बढ़ाया जाना अगर है तो उसके संदर्भ में धारा 148 के प्रावधान लागू होंगे और धारा 148 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस जो समय है इसको अधिकतम 30 दिन तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है सीपीसी के आदेश 7 नियम 1, यह किससे संबंधित है। तो आदेश 7 के अंतर्गत जैसा कि हमने देखा है इसमें वाद पत्र के संदर्भ में प्रावधान किया गया है, अर्थात आदेश 7 नियम 1 के अंतर्गत वाद पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली प्रविष्टियों के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है न्यायालय वाद पत्र को उस न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने के लिए लौटा सकता है जहां कि उसे संस्थित किया जाना चाहिए था। तो ऐसा जो है वह कब लौटाया जा सकेगा, तो यह जो वाद होगा यह वाद के किसी भी प्रकरण पर उसको जो है सही न्यायालय में पेश करने के लिए लौटाया जा सकेगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है आदेश 7 रूल 10 के अंतर्गत दिया गया है। तो आदेश 7 नियम 10 के अंतर्गत वाद पत्र का लौटाया जाना के बारे में प्रावधान किया गया है और इसके अनुसार वाद के किसी भी प्रकरण में उस न्यायालय में उपस्थित किए जाने के लिए वाद पत्र को लौटाया जा सकेगा जिसमें उसको संस्थित किया जाना चाहिए था। नेक्स्ट है कोई भी न्यायालय किसी भी वाद पत्र को लौटा सकता है। तो जो है वह कब लौटा सकता है, तो जबकि वह उसके क्षेत्राधिकार में न आता हो। अगर किसी क्षेत्राधिकार विहीन न्यायालय में कोई वाद पत्र पेश किया जाता है तो ऐसा जो न्यायालय है वह उसको लौटा सकता है। आर्थिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तब भी उसको जो है लौटा सकता है। इसका विषय न्यायालय के अधिकार में न हो तब भी, अर्थात इन सभी मामलों में जो है वह उसे लौटा सकता है। और वाद पत्र के लौटाए जाने के बारे में जो प्रावधान है ऑर्डर 7 रूल 10 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है आदेश 7 नियम 11 के प्रावधानों के अंतर्गत अगर वाद पत्र को नामंजूर कर दिया जाता है तो उसी वाद हेतुक के बारे में नया वाद पत्र जो है वह प्रस्तुत करना होगा। तो इसके संदर्भ में प्रावधान जो है आदेश 7 नियम रूल 13 के अंतर्गत दिया गया है और इसके अनुसार केवल नामंजूरी के कारण ही वादी नया वाद पत्र प्रस्तुत करने से प्रभावित या वंचित नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दावे का कथन एक दस्तावेज जिसके प्रस्तुत किए जाने पर वाद संस्थित किया जाता है। तो एक दावे का कथन जो है वह वाद पत्र कहलाता है और इस दावे का जो उत्तर होता है उसे जो है जवाब दावा कहा जाता है, जिसे लिखित कथन कहते हैं। नेक्स्ट है वाद पत्र का नामंजूर किया जाना वर्णित है। तो वाद पत्र का नामंजूर किए जाने के बारे में प्रावधान यह आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय वाद पत्र मंजूर कर देगा यदि वह, तो आदेश 7 नियम 11 के अंतर्गत जो है वाद पत्र किस आधार पर मंजूर किया जाएगा वो आधार बताए गए हैं। तो इसका जो 11 है इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जबकि वाद पत्र 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है तब इसे वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकेगा। अब 11 के अंतर्गत जो आधार बताए गए हैं वह 6 आधार बताए गए हैं। इसमें पहला है कि वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है, दूसरा है दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है, तीसरा है अपर्याप्त स्टाम्प पर अगर कोई वाद पत्र दाखिल किया जाता है,
और इसके बाद विधि द्वारा वर्जित वाद पत्र है या 2 प्रतियों में फाइल नहीं किया गया है या जो कोर्ट फीस है उसको देने में अगर वादी असफल रहता है तो इन आधारों पर जो है वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है सीपीसी के अंतर्गत निम्न प्रावधानों में से किसमें वाद पत्र को वाद हेतुक न होने के कारण नामंजूर किया जा सकता है। तो वाद हेतुक जो है न होने के कारण जो नामंजूर किए जाने के बारे में प्रावधान है वह आदेश 7 नियम 11 का अर्थात ए के अंतर्गत ही दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने धारित किया कि समन की तामील होने की तिथि से 90 दिन के बाद भी लिखित कथन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यह जो निर्णय है यह निर्णय दिया गया था कैलाश बनाम ननकू के केस में है, जहां वाद पत्र अस्वीकार हो चुका है तो वादी उसी वाद पत्र के बारे में नया वाद जो है प्रस्तुत कर सकता है। और इसके बारे में जो प्रावधान है आदेश 7 के नियम 13 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि जबकि आदेश 7 के तहत कोई वाद पत्र जो है खारिज कर दिया जाता है तो इस खारिजी के कारण किसी व्यक्ति को वाद पत्र जो है प्रस्तुत करने से रोका नहीं जाएगा, अर्थात वह नया वाद प्रस्तुत कर सकता है। नेक्स्ट है ऐसे दस्तावेज जिन पर वादी अपने दावे के समर्थन में विश्वास करता है उसके द्वारा न्यायालय में दाखिल किए जाएंगे। तो ऐसे जो दस्तावेज हैं वह वाद पत्र के साथ ही उसको दाखिल किया जाएगा। और इसके बारे में जो प्रावधान है वह आदेश 7 के नियम 14 से लेकर नियम 17 तक में दिया गया है। नियम 14 से 17 तक के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट सीपीसी में दुकान बही खाता पेश करना उपबंधित है। तो दुकान बही खाता पेश किए जाने के संदर्भ में जो प्रावधान है वह आदेश 7 नियम 17 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है सीपीसी का आदेश 8 नियम 1 का संबंध किससे है। तो आदेश 8 नियम 1 के अंतर्गत लिखित कथन के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि प्रतिवादी उस पर समन तामील किए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर जो है वह लिखित कथन प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट है लिखित कथन का क्या अर्थ है। तो लिखित कथन का जो अर्थ है वह है कि वादी के द्वारा जो दावा किया जाता है उसी दावे का जो प्रतिवादी के द्वारा उत्तर दिया जाता है तो उसे ही लिखित कथन कहा जाता है। नेक्स्ट है मुजरा और प्रतिदावा से संबंधित उपबंध निम्नलिखित आदेशों में किसमें अंतर्विष्ट है। तो यह जो है आदेश 8 के अंतर्गत अंतर्विष्ट है। और आदेश 8 के अंतर्गत लिखित कथन मुजरा और प्रतिदावा के बारे में प्रावधान किया गया है। जबकि आदेश 6 के अंतर्गत अभिवचन या प्लीडिंग के बारे में प्रावधान किया गया है। तो अभिवचन के अंतर्गत 2 बातें आती हैं, वाद पत्र जिसके बारे में जो प्रावधान है आदेश 7 के अंतर्गत दिया गया है और दूसरा है लिखित कथन या प्रतिदावा जिसके बारे में प्रावधान आदेश 8 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा आदेश 9 है पक्षकारों की उपसंजाति और उसका अनुपस्थिति का क्या परिणाम होगा, इसके बारे में प्रावधान आदेश 9 के अंतर्गत दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हमने 50 प्रश्नों को हल किया है और हमने टोटल 200 प्रश्नों को सॉल्व किया है, जो कि आपकी तैयारी के लिए यहाँ से बेहद महत्वपूर्ण है। और इसी क्रम में हम नेक्स्ट वीडियो को जल्दी ही ले आएंगे और हम कोशिश करेंगे कि पूरी सीपीसी को इसके माध्यम से कवर करें और ताकि जो भी कन्फ्यूजन है उसको दूर करें और आपकी जो प्री की तैयारी है वह बेहतर हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।